हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि आज जो भी आपकी क्लासेस होगी अब वो क्लासेस ऑनलाइन ही होगी, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि क्लासेस जब तक अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जब तक कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता है, तब तक हम लोगों ने जैसे बात किया था कि ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगी। तो उसी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करने के लिए आज हम लोग अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है अपना क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का तो पेपर हो चुका है कैंसिल। तो कैंसिल होने के साथ क्लास 10th के बच्चे ऑलमोस्ट प्रोमोटेड हो ही चुके हैं। बट अभी भी हम लोग क्लास 12th के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 12th का अभी तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा, क्या है नहीं है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है अभी तक। तो इसके बारे में जब क्लियर नहीं है तो फिर उस चीज़ को लेकर के हम लोग अभी पूरी तरीके से रिलैक्स भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अब शुरू करेंगे क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स की कहानी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर यही है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो आप जरा ये समझो कि ईव का मतलब होता क्या है। ईव का मतलब होता क्या है? तो भाई देख, सिंपल सी बात होती है। ईव का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी भी कोई भी स्पेशल काम करते हैं, जब हम कोई भी स्पेशल काम करते हैं तो उस स्पेशल के काम, उस स्पेशल चीज करते हैं तो उस स्पेशल चीज के एक दिन पहले, बिफोर अ इवनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ ईव। तो हमें यही चीज देखना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यहां पर चैप्टर आपको यही चीज बोला जा रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस समय में हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, मतलब कि उस समय में हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो इस चीज के बारे में हमें क्या करना है, अपने इस चैप्टर में समझना है। अब आपको पता है यार कि इकोनॉमिक जो होता है वो तीनों सेक्टर को मिलाकर के बनाया जाता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो तीनों सेक्टर को मिलाकर के बनाई जाती है, जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर। तीनों के तीनों सेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर की कंडीशन क्या थी, सेकेंडरी सेक्टर की कंडीशन क्या थी, एंड थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर की कंडीशन क्या थी। तो इन तीनों सेक्टर की कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, मींस की द सेक्टर बाय विच वी आर गेटिंग रॉ मटेरियल्स, है ना। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर वेयर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। एंड टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि तीनों सेक्टर की कंडीशंस क्या थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए कब। तो याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स हमारे देश में कब आए थे, तो एक लड़ाई लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हम लोग हार गए थे और उसी समय से हमारे देश में ब्रिटिशर्स की क्या हो गई, एंट्री हो गई। देन आफ्टर 1947, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद हमारा देश की इकोनॉमी के बारे में अपने को देखना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग हमारे देश में ब्रिटिशर जो थे वो 190 साल, मतलब कि 190 ईयर्स तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रूल किया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये 190 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 190 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स में हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या काम किया, क्या क्या ब्रिटिशर्स के एडवांटेजेस है, किस किस तरीके के ब्रिटिशर्स के प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग अपना जैसे कि बताए थे कि इकोनॉमी जो होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो तीनों सेक्टर्स को मिलाकर के बनाई जाती है, मींस की प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टर को मिलाकर के बनाई जाती है। तो हम अपना सबसे पहला सेक्टर देखेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए तो भैया यहां पर इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ओवरवेलमिंगली रूल एंड एग्रीकल्चरल इन कैरेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एंड हु आर लिविंग इन अ विलेज एरिया, रूरल्स एरिया। तो जो रूरल्स एरिया में रहते हैं, जो विलेज एरिया में रहते हैं, जिनकी लाइवलीहुड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो 85% पीपल का काफी ज्यादा कंडीशन खराब था। आगे
Even with this large portion of population engaged in the agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw materials for the industry. जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री की 85% पॉपुलेशन किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी एक सेक्टर के ऊपर अगर 85% पीपल अगर डिपेंडेंट है, तो भैया वो सेक्टर कभी भी क्या होगा, लॉस में नहीं जाएगा, वो सेक्टर कभी भी लॉस में नहीं जा सकता है। लेकिन 85% पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। अब क्यों नहीं था, तो इसके बहुत सारे रीजंस है, इसके बहुत सारे कॉजेज है। हम जरा उन्हीं कॉजेज के बारे में देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के मेन स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन का मतलब हो जाता है कम हो जाना, मतलब कि सिकुड़ जाना। आखिर ऐसे क्या क्या रीजन थे, आखिर ऐसे क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टैग्नेट होता जा रहा था, मतलब कि धीरे 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 कम होता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था। इसके क्या रीजन थे, तो इसमें सबसे पहला सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। भाई लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या होता है, तो जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता था जहां पर कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, जमींदारों को हायर कर दिया था कि आप क्या कीजिए कि जो छोटे मोटे किसान है, जो छोटे छोटे किसान है, उन छोटे छोटे किसानों को जाकर के उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कीजिए। अगर टैक्स पे करते हैं तब तो ठीक है, अगर टैक्स नहीं पे करते हैं तो उन छोटे किसानों की जमीनों को हड़पना शुरू कर दो, मतलब कि उनकी जमीनों को अपने अंडर में लेना शुरू कर दो। तो यही था हमारा जमींदारी सिस्टम। बिल्कुल जमींदार भी क्या कर रहे थे, तो अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे थे। अंग्रेजों के जो जैसा अंग्रेज कह रहा था, जैसा ब्रिटिशर्स कह रहा था, वैसा जमींदार काम कर रहा था। जमींदारों ने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स रेट काफी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, टैक्स रेट काफी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दिया। टैक्स रेट उस समय में इंक्रीज होने की वजह से एक तो प्रॉब्लम हो ही रही थी कि भैया टैक्स उतना पे नहीं कर पा रहे थे लोग। क्यों नहीं कर पा रहे थे, देखो होता क्या है कि अगर हम कमाते हैं तो सरकार को टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम कमाते ही नहीं है तो टैक्स देंगे कहां से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। तो हमारे मतलब कि जो विलेजर्स थे, जो हमारे छोटे मोटे किसान थे, उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आखिर हमारे पास तो इनकम है ही नहीं, हमारे पास तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता ही नहीं है तो फिर हम लोग टैक्स दे भी नहीं पाएंगे। जब टैक्स दे नहीं पाएंगे तो वहां पर जमींदार का दूसरा ऑप्शन क्या था, तो जमींदारों का दूसरा ऑप्शन था कि भैया ठीक है टैक्स नहीं दे पाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके जमीनों को ही क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। तो वहां पर क्या होने लगा था, जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया गया था। फर्स्ट रीजन देखो, जमीन को हड़पा जाता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी जमीन पर मतलब कि जैसे मान लो कि ये लैंड मेरा है, ये लैंड मेरा है, इस लैंड को मेरे से बड़े जमींदार ने हड़प लिया। अब वो जमींदार क्या कर रहा है, मुझे मेरे ही जमीन पर काम करवा रहा है और मुझे जितनी सैलरी देनी चाहिए, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, मुझे जितनी सैलरी देनी चाहिए उससे काफी कम रेट पर मुझसे क्या करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। अब आप खुद ही समझदार हो, एक बात बताओ, क्या आप अपने जमीन पर खुद का एक्सप्लॉयटेशन करके खेती बाड़ी का काम करना पसंद करोगे? मैक्सिमम का आंसर होगा नहीं। भाई करे क्यों, जमीन हमारी मतलब मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाली बात है। मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मजे कौन ले रहा है, अंग्रेज। मजे कौन ले रहा है, जमींदार। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, खेतीबाड़ी का काम खत्म करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे खेतीबाड़ी का काम करना ही नहीं है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में अब इंडल्ज ही नहीं होना है। तो पहला रीजन ये था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो रहा था। ओके, सेकंड रीजन, सेकंड क्या था, तो सेकंड था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, अब ये समझो कि कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब हो जाता है जमीन से जितना भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, जमीन से जितना भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, उस फूड ग्रेन्स को ले जाकर के क्या कर दो, मार्केट में बेच दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। तो कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जस्ट आपने ग्रेन्स का प्रोडक्शन करके दिया, अब उस ग्रेन को क्या कर दिया जाएगा, मार्केट में ले जाकर के बेच दिया जाएगा। या फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, हमारे देश से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था और वो अपने देशों में ले जाकर के उसको बेचना शुरू कर दिए थे। क्यों, क्योंकि भैया उनको क्या था, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती, और रॉ मटेरियल हम लोग जनरेट करके दे रहे थे, वो अपने कंट्री में ले जाकर के उससे क्या कर रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स बनाना शुरू कर दिए थे। तो सेकंड रीजन था कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब कि हम लोग मेहनत करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग मेहनत करके प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड ग्रेन्स का, लेकिन उसका हमारे को ही यूज नहीं हो रहा है, हम लोगों ही उसका यूज नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे में थे कौन, तो दूसरे में हमारा सिर्फ एक ब्रिटिशर्स था जो कि हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को वो खुद के एज अ रॉ मटेरियल यूज करना शुरू कर दिए थे।
दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या था, थर्ड रीजन क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भाई मेरे, आपको पता होगा कि हमारे देश में पहले इतनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे देश में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे देश में इतनी अच्छी HYV सीड्स नहीं थी। जिस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब जमीन की खुदाई करते थे तो जमीनों की खुदाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हल का इस्तेमाल करते थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो, PLOUGH, हल का इस्तेमाल करते थे। और हल में क्या होता है कि जो फाल होता है, ये फाल जो आगे का जो हिस्सा होता है जो कि जमीन में जाकर के खुदाई करती है जमीन की, वो फाल पहले किस चीज का होता था, लकड़ी का होता था। आपको ये चीज पता है, फाल जो था वो किस चीज का होता था, लकड़ी का होता था। अब मेरे भाई आपको ये भी चीज पता होगा कि जब लकड़ी का फाल होता था तो वो लकड़ी का फाल जमीन की गहराई तक ज्यादा नहीं जा पाती थी। जब जमीन की गहराई तक ज्यादा जा नहीं पाती थी तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा वाटर लेवल है, जो हमारा पानी है, जो हमारा सीड्स है, वो क्या होगा, जमीन की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी। जब वो जमीन की गहराई तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था, तो हमारे पास उस समय में इतने अच्छे खास तरीके के ना केमिकल्स थे, ना फर्टिलाइजर्स थे, ना पेस्टिसाइड्स थे, ना इंसेक्टिसाइड्स थे, ना HYV सीड्स थी। हमें क्या करना पड़ता था, बायोलॉजिकल इनपुट के मदद से हमें खेतीबाड़ी करनी पड़ती थी। मींस की कहा जाए तो हम लोग पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्या करते थे, खेतीबाड़ी करते थे। जिससे कि आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो होता है वो काफी कम होता है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग तो भाई पता ही है, हम लोगों को क्या चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा माल चाहिए। तो हम लोग क्या करना शुरू कर दिए थे कि खेतीबाड़ी का काम इस वजह से भी छोड़ना शुरू कर दिए थे कि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी, ना हमारे पास इक्विपमेंट, ना हमारे पास फर्टिलाइजर, ना हमारे पास इंसेक्टिसाइड। तो लोग मेहनत भी करते थे लेकिन मेहनत के मुताबिक उनको क्या मिलता था, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, खेतीबाड़ी मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा डाउन करना शुरू कर दिया था। थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो सिंपल सी बात कि जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे, वो ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या करते थे, पैसा सिर्फ कमाना चाहते थे। सिर्फ वो चाहते थे कि यहां से प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन होकर के चलो भैया अब क्या हो कि भैया इस प्रोडक्शन को क्या किया जाए, मार्केट में ले जाकर के बेचा जाए, मतलब कि अपने कंट्री में ले जाकर के इसको यूज करेंगे। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। इन्वेस्टमेंट, अब जैसे कि मान लो कि ना हमारे पास उस समय में इंडस्ट्रीज था, इंडस्ट्रीज होता तो थोड़ा बहुत क्या करते, हम लोग ट्रैक्टर वगैरह बनाना शुरू कर देते, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाना शुरू कर देते, इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाना शुरू कर देते। अब खेतीबाड़ी करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता है कि पहले क्या किया जाता था, कुएं से पानी निकाल करके खेतों में डाला जाता था। अब भाई कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी निकाल करके कितना खेतों में डाला जाए, तो वो भी एक दिक्कत थी। तो क्या होता है कि देखो, होता क्या है कि जब तक आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ाई के लिए मेहनत का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये रियलिटी है। तो वही चीज है कि किसी भी काम को करने में जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब तक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कोई फाइनल प्रोडक्ट देखने मिलने वाला नहीं है। तो यही चीज था हमारे देश में उस समय में, क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाह रही थी। तो सिंपल सी बात है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा दिनों तक आपको फायदा देने वाली नहीं है। तो ये था आपके 4 रीजंस जो कि हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, मींस कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल होता जा रहा था, मतलब कि कम होता जा रहा था। फिर अब देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कंडीशन जो थी वो क्या थी, काफी ज्यादा खराब था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्या था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी आपको पता है यार, देख सिंपल सी बात है, आपको पता होगा ये चीज कि जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं, मींस कि इफ योर एग्रीकल्चर सेक्टर, इफ योर प्राइमरी सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, then it is mostly compulsory that your industrial sector will also be decline। ये भी निश्चित है कि अगर आपका प्राइमरी सेक्टर डाउन हो रहा है तो इट मींस कि आपका सेकेंडरी सेक्टर भी जो है वो डाउन होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, एंड रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर का बूस्टअप होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी सेक्टर तो पहले से ही डाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो होगा वो क्या होने वाला होगा, डाउन होने वाला है। लेकिन अब हम जरा ये समझेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाउन होने के क्या रीजंस हैं। तो भाई मेरे पहला जो है वो होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
अब आप बोलोगे सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने से पहले आप समझिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाने के ऊपर फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, देखो ज्यादा से ज्यादा जब हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे ना तो होगा क्या, लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लोगों को जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो लोगों का क्या होगा, पॉवर्टी कम होना शुरू हो जाएगा, मींस की एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी तो मतलब कि लोगों का पॉवर्टी कम होगा, लोगों की पॉवर्टी कम होगी तो लोगों का लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज अगर होने शुरू हो जाएंगे इट मींस कि कंट्री का ग्रोथ, कंट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। बट ब्रिटिशर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी को क्रिपल्ड इकोनॉमी बना दिया जाए। क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है, रेंगने वाला कीड़ा, है ना, रेंगने वाला कीड़ा। जैसे एक देखते हो ना कीड़ा जैसे रेंगता रहता है जमीन पर, उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को ये क्या करना चाहते थे, इस हद तक बर्बाद कर देना चाहते थे कि मतलब यहां पर लोगों को इस हद तक बर्बाद कर देना चाहते थे कि यहां पर एक क्रिपल्ड इकोनॉमी बना दिया जाए और अपने कंट्री को प्रोस्पेरस इकोनॉमी बना दिया जाए। याद रखना ये दो वर्ड, क्रिपल्ड इकोनॉमी और प्रोस्पेरस इकोनॉमी। क्रिपल्ड इकोनॉमी किसको बनाना चाहते थे, इंडिया को। प्रोस्पेरस इकोनॉमी किसको बनाना चाहते थे, ब्रिटेन को। तो इसलिए इन्होंने यहां पर क्या करना शुरू कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप बोलोगे भैया समझ में आ रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का सिंपल सी बात है कि जो भी इंडस्ट्रीज पहले से काम कर रही है उस इंडस्ट्रीज को क्या करना शुरू कर दो, बंद। उस इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दीजिए। दैट इज द प्रोसेस, इज द मीनिंग ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर बंद क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इंडस्ट्रीज को बंद क्यों कर रहे थे? तो भाई देख सिंपल सी बात है, सिंपल सा रीजन है कि इंडस्ट्रीज को बंद इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें चाहता था गुलाम बनाना, वो हमें चाहता था गुलाम बना करके रखना। अगर इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर देता, देखो समझो बातों को, अगर इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर देता तो क्या हो जाता, हम लोग इकोनॉमिकली अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनने शुरू हो जाते। हमारी इकोनॉमिकली अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते, इट मीन्स कि लिटरेट होना शुरू हो जाते, पढ़ना लिखना शुरू कर देते, इट मीन्स कि हम गरीबी रेखा से बाहर। देखो होता क्या है, किसी भी इंसान का तुम गुलाम तब बनोगे जब तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, कमजोर होगी। जैसे आज पाकिस्तान को ही देख लो, चाइना को गुलाम बना बैठा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है और चाइना की इकोनॉमी अच्छी है। तो चाइना वालों ने क्या कर दिया, इतना ना उसको लोन दे दिया है कि भैया तुम चुकाते चुकाते मर जाओगे, इसका मतलब कि तुम जिंदगी भर मेरा गुलाम बने रहोगे। तो ब्रिटिशर्स भी यही चाहता था कि ना हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, ना हमारी पॉवर्टी कम हो, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, ना हम लोगों का गरीबी कम हो, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इसलिए ही चाहता था कि यहां पर के लोगों को क्या बना के रखा जाए, यहां के लोगों को अपना गुलाम बना करके रखा जाए और गुलाम बनाने के लिए इनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए। और इकोनॉमी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा रास्ता उनके पास ये था, इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दो। और आपको पता होगा कि उसी समय में ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की किस देश में सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, हिंदी मीडियम वाले औद्योगिक क्रांति किस कंट्री में चला, तो ब्रिटेन में। याद रखिएगा ब्रिटेन में सबसे पहला क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वही है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती और रॉ मटेरियल इंडिया से ये लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट करवा रहे थे। तो पहला रीजन था इंडस्ट्रीज के डाउन होने का। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखो यहां पर समझो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है भाई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं SSI। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, SSI। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देखो ब्रिटिशर्स ने दिमाग बहुत अच्छा लगाना शुरू किया था, हमारी कंट्री की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, डाउन करना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। हमारी कंट्री का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बंद करना शुरू। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे आना, डिक्लाइन का मतलब ऊपर से नीचे आना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जितने भी थे उन सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने बंद करना शुरू कर दिया था। अब आप बोलोगे कि भैया इससे निगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिला, एडवर्स इफेक्ट देखने को क्या मिला। एडवर्स का मतलब पता है क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा इंपैक्ट,
है ना। तो क्या उल्टा इंपैक्ट देखने को मिला, तो सबसे पहले उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे थे वो क्या बन गए, अनएम्प्लॉयड, मतलब कि बेरोजगार। तो मतलब सबसे पहला चीज क्या देखने को मिला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा क्या था, तो भैया इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो हम लोग क्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग को किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का अगर ग्रोथ करनी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कम से कम इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इट मींस कि आपकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। अगर आप क्या करोगे, इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो सिंपल सी बात है, इंपोर्ट का मतलब होता है आना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। जब आप बाहर से कोई चीज मंगाएंगे तो क्या फ्री में तो नहीं आएगा, तो आपको अपनी कंट्री की करेंसी क्या करनी पड़ेगी, सामने वाले कंट्री को पे करनी पड़ेगी। तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ होने लगा था। हमारे देश से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डाउन होनी शुरू हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डाउन होने की वजह से यहां पर पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, बाहर से माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। बाहर से जब हम माल को इंपोर्ट कर रहे थे तो उसकी वजह से हमारे देश की करेंसी बाहर जानी शुरू हो गई। दूसरा रीजन इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाउनफॉल का दूसरा रीजन ये है। थर्ड है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब आप बोलोगे भैया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो भाई देख सिंपल सी बात होता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहने का सिंपल सा मतलब होता है वैसे गुड्स, पहले तो ये समझ ले कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जो कि एक बार परचेज करने के बाद लंबे समय तक यूज किया जाए और उससे किसी चीज की प्रोडक्शन की जाए। फिर से एक बार, कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स वैसा गुड्स होता है जिसको कि एक बार परचेज करने के बाद लंबे समय तक यूज किया जाए और उससे किसी चीज की प्रोडक्शन की जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली हमारे देश में क्या था, कैपिटल गुड्स की कमी थी, मतलब ना हमारे देश में इंडस्ट्रीज था, ना हमारे देश में टेक्नोलॉजी था, ना हमारे देश में मशीनरी था, ना हमारे देश में अपडेटेड टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था। तो जब कुछ था ही नहीं तो हम लोग प्रोडक्शन कहां से करेंगे, हमारे सामने दिमाग में तो यही चलेगा कि भैया जब हमारे देश में कैपिटल गुड्स ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो थर्ड रीजन था आपके कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डाउन होने का रीजन। फोर्थ क्या था, तो लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम लोगों ने डेवलप ही नहीं किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जब हमारी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कंट्री की जीडीपी, हमारे कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इन तीनों सेक्टर के मिलाकर के जो इनकम जनरेट होती है, दैट इनकम इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा प्राइमरी सेक्टर डाउन, मतलब कि जब हमारा रॉ मटेरियल ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर तो ऑब्वियसली डाउन होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या होगा, डाउन होता ही रहेगा। टर्सरी सेक्टर के बारे में भी बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर मींस की इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का जीडीपी में इंडस्ट्रीज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। तो ये आपका फोर्थ रीजन है। लास्ट रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन, दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो समझो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट की सेक्टर, वैसे कंपनीज, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन ये सब गवर्नमेंट के हाथों में होता है। उस समय में हमारी देश की गवर्नमेंट कौन थी, तो उस समय में हमारे देश की गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तो ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ उसी सेक्टर के ऊपर फोकस करते थे जिस सेक्टर से उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बेनिफिट देखने को मिले। जैसे ब्रिटिशर्स रेलवे के ऊपर ध्यान देते थे, पावर जनरेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर, इन सारे चीजों के ऊपर गवर्नमेंट क्या ब्रिटिशर्स ध्यान देती थी। बाद बाकी किसी सेक्टर से उसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। रोडवेज पर भी अगर ध्यान दिया जाता था तो बेसिकली उन्हीं रोडवेज पर ध्यान दिया जाता था, सिर्फ उतने ही रोडवेज को बनाया जाता था जहां से कि रॉ मटेरियल को क्या किया जा सके, रेलवे स्टेशन तक या फिर कह लो तो पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो बस इतने ही रेलवे, मतलब कि इन्हीं सारी चीजों के ऊपर वो ध्यान देती थी, जिससे कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडिया की इकोनॉमी से उनको कोई लेना देना नहीं था। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिल रहा है,
एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाउनफॉल होने के मेन ये रीजन है। तो आगे की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में, मींस की सर्विस सेक्टर के बारे में, कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर का डाउनफॉल हुआ। अब देखो ऐसा नहीं है भाई, होता है कि किसी के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। ईच एंड एवरीथिंग हैव अ टू एस्पेक्ट ना, positive impact and negative impact. If we are discussing about the negative impact of British government, colonial government, then we will definitely discuss about the positive impact of British government. In today's class we had discussed about the negative aspect of British government, but in a recent class, in upcoming classes, we will surely discuss about the positive impact of British government. Thank you.